हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो एंड आई एम योर फ्रेंड भारत शंकर। तो आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे कंपनीज के बारे में बात करेंगे जहां पर प्रोमोटर्स खुद अपने ही कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हैं। एंड ब्रॉडर लेवल पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट में जनरली इन्वेस्टर्स ये ट्रैक करते रहते हैं कि कौन से कंपनी का प्रोमोटर अपना शेयर्स खरीद रहा है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मार्केट में एक परसेप्शन है कि अगर कंपनी में कुछ हो रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ बुरा हो रहा है, तो सबसे पहले जो कंपनी चला रहा है, जो कंपनी का प्रमोटर है, उसको पता चलता है। और उसके बाद जो स्टॉक मार्केट के इकोसिस्टम में वेल कनेक्टेड लोग हैं, जो कि एफआईएस है, डीआईएस है, उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन उनको पता चलता है। एंड फाइनली ये इन्फॉर्मेशन रिटेल इन्वेस्टर्स के पास आता है। और इसी परसेप्शन की वजह से अगर कोई प्रमोटर अपने खुद के कंपनी का शेयर्स खरीद रहा है, या कोई एफआईएस उस कंपनी का शेयर खरीद रहा है, डीआईएस उस कंपनी का शेयर खरीद रहा है, तो जनरली ब्रॉडर सेंस पे मार्केट में उसको अच्छा माना जाता है। बट ऑन द अदर हैंड अगर प्रमोटर्स बेच रहे हैं, एफआईएस बेच रहे हैं, डीआईएस बेच रहे हैं और पब्लिक खरीद रहा है, तब उसको ब्रॉडर सेंस में बुरा माना जाता है। क्योंकि मार्केट ये मान लेता है या इन्वेस्टर्स ये मान लेते हैं कि प्रमोटर्स एफआईएस और डीआईएस को कुछ ऐसा पता होगा जिसकी वजह से वो शेयर्स बेच रहे हैं, और बेचारा रिटेल इन्वेस्टर जिसको कुछ भी नहीं पता है, वो बस इन शेयर्स को खरीदते जा रहा है। एंड जस्ट बिकॉज प्रमोटर्स खरीद रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ सही है। इस प्रमोटर बाइंग को सही मायने में समझना भी बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप नजारा टेक्नोलॉजीज को कंसिडर करेंगे तो इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको दिखेगा कि प्रमोटर्स का होल्डिंग जून 2025 में अबाउट 8.3% था, जो अभी सडनली जंप होके सितंबर 2025 में जंप होके 35.45% हो जाता है। और ऐसे इंफॉर्मेशन को बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स पॉजिटिव मान के ब्लाइंडली फॉलो कर लेते हैं, और वो भी इसके पीछे का पर्सपेक्टिव समझे बिना। तो यहां पर असली पर्सपेक्टिव क्या है? यहां पर अगर आप देखेंगे तो प्रमोटर्स का जो शेयर होल्डिंग है वो खुद डाइल्यूट हुआ है अंटिल जून 2025, जहां पर ऑलमोस्ट हर क्वार्टर में प्रमोटर्स के शेयर्स बिके हैं या डाइल्यूट हुए हैं। और अभी ये जो शेयर होल्डिंग 8.3% से सडनली बढ़ के 35.45% हुआ है, उसको देख के बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स ये सोच रहे हैं कि प्रमोटर्स जो है वो रिटेल इन्वेस्टर्स है, पब्लिक से शेयर्स खरीद रहा है और अपना स्टेक कंपनी में बढ़ा रहा है। लेकिन ये असली बात नहीं है। अगर आपको असली बात देखना है तो आपको ये जो पब्लिक का होल्डिंग है इसको एक्सपैंड करना होगा। और यहां पर आपको दिखेगा कि यहां पर कुछ बड़े इन्वेस्टर्स है, राइट, इंक्लूडिंग प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट एलएलपी। और अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको और भी कुछ इन्वेस्टर्स मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं देयर इज वन मोर इन्वेस्टर हियर हु इज होल्डिंग मोर देन 1% इन द कंपनी, एंड हियर देयर इज अनदर इन्वेस्टर हियर। थोड़ा और अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक और इन्वेस्टर दिख जाएंगे जिनका होल्डिंग अगर आप देखेंगे तो लास्ट क्वार्टर में पब्लिक होल्डिंग में दिख रहा है, लेकिन इस क्वार्टर में पब्लिक होल्डिंग में नहीं दिख रहा है। अभी एक सवाल आता है कि ये इन्वेस्टर्स आखिर गए कहां? तो यहां पर अगर आप प्रमोटर्स में जाएंगे तो ये सारे इन्वेस्टर्स जिनका होल्डिंग पहले पब्लिक में दिख रहा था, वो अभी शिफ्ट होके, या मतलब शेयर होल्डिंग पैटर्न को रीस्ट्रक्चर करके यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग में दिखाया जा रहा है। और इसी रीजन की वजह से चीजों को सही मायने में समझना जरूरी होता है। क्योंकि यहाँ पर आप इमेजिन कर सकते हैं, अगर कोई रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर ये सोच के किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है कि प्रमोटर का स्टेक बढ़ रहा है, लेकिन असलियत में यहाँ पर प्रमोटर कुछ भी नहीं खरीद रहा है, बस पहले जो इन्वेस्टर्स पब्लिक में क्लासिफाइड थे वो अभी प्रमोटर्स में रिक्लासिफाई हो गए। एंड ऑल्सो कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि प्रमोटर्स ने पहले भर भर के बेचा, मान लो 15-20% अपना जो स्टेक है उसको बेच दिया, और बाद में प्रमोटर ने फिर से 2% खुद का ही स्टेक खरीदा, तो वही बड़ा न्यूज बन जाता है, बिना इस पॉइंट को कंसिडर किए हुए कि पहले उसने ऑलरेडी 20% स्टेक बेचा है और अभी 2% वापस खरीद रहा है, तो इससे क्या ही फर्क पड़ेगा। ऑफ कोर्स मार्केट है तो ऐसी चीजें होती रहेगी, बट एज अ रिटेल इन्वेस्टर आपको अपना एनालिसिस ठीक से करना है, क्योंकि पैसा आपका इन्वेस्ट हो रहा है। एंड ऑफ कोर्स अगर आपको स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग सही मायने में सीखना है तो वी आर डूइंग अ बूट कैंप स्पेशली फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स, जो कि बिल्कुल फ्री है। और ये ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारे फ्री इन्वेस्टर एजुकेशन इनिशिएटिव का हिस्सा है। और इस फ्री बूट कैंप में आप स्विंग ट्रेडिंग और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग के कुछ पावरफुल ट्रेड सेटअप सीखेंगे, सेक्टर रोटेशन में अपॉर्चुनिटीज कैसे आइडेंटिफाई करना है, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे इस्तेमाल करना है, मल्टी बैगर इन्वेस्टिंग कैसे करना है, और सुपर ट्रेंड्स के जरिए हाई पोटेंशियल इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग कैसे करना है। ये सारी चीजें आप बिल्कुल फ्री में सीख सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, ये बूट कैंप हम पहली बार कर रहे हैं, तो इसीलिए एब्सोल्युटली फ्री है। लेकिन अगर हम इस बूट कैंप को फिर से करेंगे तो मे बी यहाँ पर हो सकता है हम यहाँ पर 10,000 या 15,000 का एंट्री फीस भी रखें। अभी अगर आप फ्री में रजिस्टर करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और पिन कमेंट में है, जाके चेक कर लीजिए। एंड ऑल्सो नोट दैट वी आर टेकिंग ओनली फर्स्ट 1000 रजिस्ट्रेशंस, सो हरी अप एंड चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड इन द पिन कमेंट। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहला जो हम कंपनी डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड।
और इसका अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो लास्ट 4 क्वार्टर्स में प्रमोटर्स का जो होल्डिंग है वो 62.36% से बढ़ के 63.96% हुआ है। और लास्ट 4 क्वार्टर्स में यहाँ पर बस प्रमोटर्स ने ही बाय नहीं किया है। अगर आप एफआईएस का भी डेटा देखेंगे तो एफआईएस का भी होल्डिंग 8.19% से बढ़ के 10.56% हुआ है। और एफआईएस के साथ साथ अगर आप डीआईएस का डेटा देखेंगे तो उनका भी होल्डिंग 11.82% से बढ़ के 12.28% हुआ है। और यहां पर अगर प्रमोटर्स ने, एफआईएस ने और डीआईएस ने खरीदा है तो बेचा किसने? तो यहां पर बेचा है पब्लिक ने, क्योंकि पब्लिक का होल्डिंग 16.98% से कम होकर 12.58% हो गया है। एंड ऑल्सो अगर हम इस कंपनी के कुछ बाकी पैरामीटर्स देखेंगे तो इसका मार्केट कैप अबाउट 37,724 करोड़ के आसपास है। लेकिन अगर आप इस कंपनी का पी रेशियो देखेंगे तो वो अबाउट 173 के आसपास है। बट हैविंग सेड दैट, आपको ये भी समझना जरूरी है कि जब भी आप बैंकिंग स्टॉक्स को या फाइनेंशियल कंपनीज को एनालाइज करते हो तो वहां पर प्राइस टू अर्निंग से ज्यादा प्राइस टू बुक रेशियो जो होता है वो ज्यादा रेलेवेंट होगा, क्योंकि जो फाइनेंस कंपनीज होते हैं उनका बिजनेस एसेट्स और लायबिलिटीज के ऊपर बिल्ड होता है। और जनरली फाइनेंशियल कंपनीज पैसे कैसे कमाते हैं? वो अपने बैलेंस शीट के अगेंस्ट लेंडिंग करते हैं और उससे इंटरेस्ट पैसा कमाते हैं। तो इसीलिए बुक वैल्यू उनके ट्रू इकोनॉमिक वर्थ को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ऐसे कंपनीज में अर्निंग्स बहुत सारे रीजंस की वजह से फ्लक्चुएट हो सकते हैं। एक बैड क्वार्टर हो सकता है, कुछ क्वार्टर में प्रोविजन ज्यादा कंपनी रख सकता है, और आरबीआई का जो इंटरेस्ट साइकिल है वो पी को इन्फ्लुएंस करता है। और इसी रीजन की वजह से बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो फाइनेंशियल कंपनीज को बुक वैल्यू के बेसिस पे एसेस करना ज्यादा पसंद करते हैं, ना बल्कि प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो के बेसिस पे। एंड ऑल्सो आज के टाइम में जो पी रेशियो है, प्रॉफिट्स है, इसको मैनिपुलेट करना थोड़ा आसान होता है, क्योंकि अगर आप आईपीओस देखेंगे कुछ टाइम पहले जो कंपनीज के आईपीओ आए थे तो वहां पर आपको दिखेगा ऑफ अ सडन बड़े बड़े लॉसेस करने वाले कंपनीज आईपीओ के 1 साल पहले 2 साल पहले मैजिकली प्रॉफिटेबल बन जाते हैं। कैसे? यू नो हाउ, राइट? लेकिन वही जो बुक वैल्यू होता है उसको मैनिपुलेट करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि आरबीआई के जो रेगुलेशंस है वो बैंक्स को फोर्स करता है कि वो अपने एसेट्स को स्ट्रिक्टली वैल्यू करे। और इसी रीजन की वजह से जो पीबी रेशियो होता है, प्राइस टू बुक रेशियो होता है, वो किसी फाइनेंशियल कंपनी का जो वैल्यूएशन होता है उसका एक ज्यादा क्लियर पिक्चर देता है। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इस कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे तो वो अबाउट 3.82 के आसपास है। और ये प्राइस टू बुक वैल्यू ज्यादा है या कम है, इसको हम कैसे एसेस कर सकते हैं? इसको अगर हम चाहे तो डायरेक्टली जो इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स है या इंडस्ट्रियल एवरेज है उससे कंपेयर कर सकते हैं, नहीं तो इस इंडस्ट्री में जो टॉप प्लेयर्स है, जो बेंचमार्क है या जिनको इंडस्ट्री में बेंचमार्क कंसीडर किया जाता है, उनके साथ हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप बजाज फाइनेंस का प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे तो वो अबाउट 6.2 के आसपास है। श्रीराम फाइनेंस का अगर आप बुक वैल्यू देखेंगे या प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे तो वो अबाउट 2.57 के आसपास है। और उसी तरीके से मुथूट फाइनेंस, इसका प्राइस टू बुक वैल्यू अबाउट 4.53 के आसपास है। तो अभी ये जो आपने कॉन्सेप्ट सीखा है प्राइस टू बुक वैल्यू का, क्यों ये प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो के कंपैरिजन में ज्यादा रेलेवेंट होता है इन फाइनेंशियल कंपनीज, और इसको आपको थोड़े से अच्छे से समझना है। और इसके रिलेटेड आपके लिए एक छोटा सा टास्क भी है। आपको अपना फेवरेट फाइनेंशियल कंपनी, जो बैंक हो सकता है, एनबीएफसी हो सकता है, जो भी हो सकता है, उसको पिक कीजिए, उसका प्राइस टू बुक वैल्यू देखिए, उसको उसके पीयर्स के साथ, उसके कॉम्पिटिटर्स के साथ कंपेयर कीजिए, और उसके बेसिस पे आपका वो जो फेवरेट कंपनी है, क्या वो कंपनी आपको सस्ता लगता है या महंगा लगता है, उसको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपका कमेंट सेंसिबल लगता है, अगर आपका कमेंट अच्छा लगता है, तो मैं खुद आपके कमेंट को लाइक करूंगा, आपके कमेंट को हार्ट दूंगा, और साथ ही साथ मैं खुद इस बार आपके कमेंट के नीचे थैंक यू लिखूंगा। सो आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स। एंड ऑल्सो अभी तक जो मैंने आपको सिखाया है, अगर आपको पसंद आ रहा है और ये नॉलेज आपके इन्वेस्टिंग जर्नी में आपकी मदद कर रहा है, आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी को डायरेक्शन दे रहा है, तो उसको भी आप कॉमेंट्स में लिख सकते हो। और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हो। और एडिशनली यहाँ पर आपके लिए एक और लर्निंग भी हो सकता है, जिसको मैंने पहले भी बहुत बार सिखाया हुआ है, और वो ये है कि फाइनेंशियल कंपनीज में डेट अगर आप देखोगे तो रिलेटिवली यहाँ पर डेट क्यों ज्यादा दिखाई देता है, वो भी अगर आप चाहे तो कमेंट्स में बता सकते हैं। और साथ ही साथ आपने रिसेंटली ये भी नोटिस किया होगा कि हम टेक्निकल्स भी सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कुछ टेक्निकल एनालिसिस और कुछ टेक्निकल पैरामीटर्स फंडामेंटल इन्वेस्टर्स के लिए भी रेलेवेंट होते हैं। जहां पर कोई कंपनी अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, उसको समझना एनालिसिस में काफी फायदेमंद हो सकता है। और इसके लिए हम क्या करते हैं, वी यूज 200 डेज मूविंग एवरेज, और अगर प्राइस 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर है तो उसको यूजुअली अप ट्रेंड माना जाता है, और अगर प्राइस 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे है तो उसको डाउन ट्रेंड माना जाता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये पूना वाला फिनकॉर्प लिमिटेड का चार्ट है, और यहां पर ये जो येलो कलर का लाइन दिख रहा है ये 200 डेज का मूविंग एवरेज है। और यहां पर मैं इसको अगर थोड़ा सा जूम आउट करता हूं तो यहां पर आपको क्लियरली दिख जाएगा कि जब जब प्राइस जो है वो इस लाइन के नीचे आया है तो प्राइस का गिरावट होने का चांसेस बढ़ जाता है, और जब भी प्राइस इस लाइन के ऊपर आता है तो प्राइस ऊपर बढ़ने का चांसेस बढ़ जाता है। आप देखोगे, इसको जूम आउट करोगे, बाकी के चार्ट्स में भी देखोगे
तो यू विल सी अ सिमिलर पैटर्न। और फंडामेंटल इन्वेस्टर्स ये जो 200 डेज मूविंग एवरेज का अप ट्रेंड है और डाउन ट्रेंड है, इसको क्यों समझते हैं? क्योंकि अगर मान लीजिए आपको कोई स्टॉक बहुत ही ज्यादा पसंद आ गया, उसके फंडामेंटल्स आपको पसंद आ गए, उसका बिजनेस, उसका मैनेजमेंट सब आपको पसंद आ गया, लेकिन उस टाइम कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से या कुछ मार्केट कंडीशन की वजह से अगर स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, तो उस टाइम इन्वेस्टर्स क्या करते हैं? वो आराम से वेट करते हैं, प्राइस गिरने देते हैं। अगर डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो चलने दो, प्राइस गिरने दो गिरने दो गिरने दो, और जब फिर से स्टॉक अप ट्रेंड में आने की कोशिश करता है तब वो अपने एंट्री को पोजीशन करते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई 100 रुपए का स्टॉक आपको पसंद आ रहा है, अगर वो डाउन ट्रेंड में गिर के अगर वो आपको 70 रुपीज में मिलेगा या 60 रुपीज में मिलेगा या 80 रुपीज में मिलेगा, तो डिस्काउंट में खरीदने के लिए कौन ना बोलता है? और इन्हीं डिस्काउंट्स के अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करने के लिए और उस टाइम पीरियड में वेट करने के लिए बहुत सारे फंडामेंटल इन्वेस्टर्स क्या करते हैं? वो 200 डेज मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करते हैं और उसकी मदद से वो अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड को ट्रैक करते हैं। और फिलहाल के टाइम में अगर आप पूना वाला फाइन कॉर्प में अगर आप देखेंगे तो प्राइस जो है वो 200 डेज मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर है, और आने वाले टाइम में अगर मान लो यहां से अभी यहां तक जो गिरावट हुआ है, ये गिरावट और भी कंटिन्यू होता है और लाइन के नीचे आता है, तो हो सकता है डाउन ट्रेंड भी आ सकता है। एंड दैट इज अप टू यू। मैंने आपको टूल तो बता दिया है कि डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड कैसे ट्रैक करना है, वो आप डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे खुद ही ट्रैक कर सकते हो। बट फिलहाल के लिए प्राइस जो है वो 200 डेज मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर है, यानी अभी अप ट्रेंड में है। एंड ऑल्सो प्लीज नोट दैट जस्ट बिकॉज हम किसी कंपनी का नाम ले रहे हैं, उसका प्रमोटर होल्डिंग चेक कर रहे हैं, उसका टेक्निकल ट्रेंड पैटर्न चेक कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन है। जो भी हम डिस्कस करते हैं वो सिर्फ एजुकेशन, प्योर एजुकेशन के लिए होता है, और ये किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन या इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। और उसके बाद नेक्स्ट कंपनी है गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखेंगे तो लास्ट 4 क्वार्टर्स में प्रमोटर्स ने हर क्वार्टर में अपना स्टेक इंक्रीज किया है। बट हैविंग सेड दैट, अगर आप एक क्वार्टर पहले देखेंगे तो यहाँ पर प्रमोटर ने स्टेक बेचा भी है, क्योंकि सितंबर 2024 के क्वार्टर में प्रमोटर का होल्डिंग कितना था? 67.69% था, जो दिसंबर 2024 के क्वार्टर में घट के कम होके 65.73% हो गया था। लेकिन इसके बावजूद भी हम इस कंपनी को क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि नेक्स्ट क्वार्टर में यानी मार्च 2025 के क्वार्टर में जब प्रमोटर्स ने फिर से खरीदा तो उनका स्टेक बढ़ के 69.65% हो गया था, जो पहले के क्वार्टर यानी दिसंबर के क्वार्टर में जो 65.73% था उससे भी ज्यादा है, और उसके पहले के क्वार्टर यानी सितंबर 2024 जहां पर होल्डिंग 67.69% था उससे भी ये ज्यादा है। और बात यहीं पर नहीं रुकता है, यहां पर मार्च 2025 के क्वार्टर में 69.65% तक स्टेक बढ़ने के बाद नेक्स्ट क्वार्टर में यानी जून 2025 के क्वार्टर में ये स्टेक फिर से बढ़ के 70.97% हो जाता है, और उससे नेक्स्ट क्वार्टर में यानी सितंबर 2025 के क्वार्टर में ये फिर से बढ़ के 71.31% हो जाता है। लेकिन यहां पर एक छोटा सा अनसेटलिंग बात है। तो अगर हम देखेंगे तो प्रमोटर्स ने तो भर भर के खरीदा है लास्ट 4 क्वार्टर्स में, लेकिन प्रमोटर्स ने खरीदा है तो बेचा किसने है, वो हमें थोड़ा सा समझने की जरूरत है। तो पहले अगर हम रिटेल इन्वेस्टर्स देखेंगे तो 4 क्वार्टर पहले रिटेल इन्वेस्टर्स का होल्डिंग 21.61% था, जो अभी रिड्यूस होकर 20.81% के आसपास पहुंच गया है। यानी प्रमोटर्स ने जो भी खरीदा है उसमें से एक छोटा सा हिस्सा ही रिटेल इन्वेस्टर्स से आया है। तो अभी अगर प्रमोटर्स ने बहुत ज्यादा खरीदा है लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स ने बहुत ही कम बेचा है, तो एक्चुअल में प्रमोटर्स के पास जो शेयर्स गए हैं वो किनका शेयर्स या किसका शेयर्स है? तो यहां पर आप देख सकते हैं डीआईएस का होल्डिंग 4 क्वार्टर पहले 4.42% के आसपास था, जो अभी रिड्यूस होकर 2.77% के आसपास है। और वही एफआईएस का होल्डिंग जो पहले 8.24% के आसपास था, वो अभी रिड्यूस होकर 5.12% के आसपास पहुंच गया है। यानी अभी प्रमोटर्स ने जो खरीदा है उसमें सबसे ज्यादा बेचा है एफआईएस ने, दूसरा सबसे ज्यादा बेचा है डीआईएस ने, और उसके बाद थर्ड नंबर पे बेचा है रिटेल इन्वेस्टर्स ने या पब्लिक ने। बट हैविंग सेड दैट, यहां पर एक अच्छी बात यह है कि जो भी एफआईएस और डीआईएस ने बेचा है उसको कंप्लीटली प्रमोटर्स ने ही एब्जॉर्ब किया है। यहां पर रिटेल होल्डिंग में वो शेयर्स नहीं दिख रहे, बल्कि उल्टा रिटेल से भी प्रमोटर्स ने शेयर्स खरीदा है। अगर मान लो यहां पर ये सिचुएशन उल्टा होता, अगर एफआईएस और डीआईएस बेच रहे और उसमें से एक हिस्सा अगर प्रमोटर्स के पास जाता और एक हिस्सा अगर रिटेल इन्वेस्टर के पास आता, तो मे बी उस सिचुएशन में हम इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करना पसंद नहीं करते। और उसके बाद अगर हम कंपनी का सेल्स में और प्रॉफिट में ग्रोथ देखेंगे तो कंपनी का सेल्स जो है वो 5 साल पहले यानी 2021 में अबाउट 9,334 करोड़ के आसपास था, जो अभी 2025 में बढ़ के 19,657 करोड़ के आसपास हो गए, यानी ऑलमोस्ट सेल्स डबल हो गए। और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में भी एक छोटा सा ग्रोथ हुआ है, जहां पर ट्रेलिंग 12 मंथ्स में सेल्स अभी तक
अबाउट 20,096 करोड़ के आसपास है। और उसके बाद अगर हम प्रॉफिट्स की बात करें तो प्रॉफिट्स में आप देख सकते हैं 2021 में कंपनी के प्रॉफिट्स अबाउट 391 करोड़ के आसपास थे, और उस टाइम कोविड का फेज चल रहा था, तो उसकी वजह से अगर हम उसके अगले साल का भी प्रॉफिट्स कंसिडर करेंगे तो उस टाइम 992 करोड़ का आसपास कंपनी प्रॉफिट कर रहा था, जो अभी 2025 में बढ़ के ऑलमोस्ट डबल होके 1858 करोड़ के आसपास है। और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में भी ये प्रॉफिट्स अबाउट 1947 करोड़ के आसपास है। तो यहाँ पर कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट्स में तो ग्रोथ हो रहा है, लेकिन इस कंपनी में एक बहुत बड़ा कंसर्न है इसका डेट बर्डन, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कंपनी के ऊपर अबाउट 46,566 करोड़ के आसपास डेट बर्डन है, जो कंपनी के मार्केट कैप से भी ज्यादा है। तो अभी यहाँ पर ब्रॉडर लेवल पे आपके पास 3 डेटा पॉइंट्स है। पहला डेटा पॉइंट क्या है, कंपनी का जो ऑपरेशंस है उसमें सेल्स में ग्रोथ हो रहा है, प्रॉफिट्स में ग्रोथ हो रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरे पॉइंट, कंपनी के ऊपर हैवी डेट बर्डन है जो उसके मार्केट कैप से भी ज्यादा है। और तीसरा, कंपनी के प्रमोटर्स इस कंपनी के शेयर्स को लगातार खरीद रहे हैं। तो इन 3 डेटा पॉइंट्स के बेसिस पे आप थोड़ा सा रिसर्च कर सकते हैं, और कंपनी के एसेट्स क्या क्या है, अगर एसेट्स बिकेंगे या मतलब कोई और सब्सिडरी कंपनी है, कंपनी का कोई और स्टेक है, किसी और कंपनी में कंपनी का शेयर है, तो उसको बेच के क्या आने वाले टाइम में कंपनी अपना डेट कम कर सकता है या नहीं कर सकता है, अगर आप उसके ऊपर रिसर्च करोगे देन यू विल गेट अ लॉट टू लर्न अबाउट इन्वेस्टिंग। और उसके बाद अगर हम कंपनी के टेक्निकल अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड को देखें तो यहां पर भी देखिए, पहले जो मैंने डिस्कस किया था ना, लाइन से नीचे अगर प्राइस आता है तो यहां पर गिरने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, और अगर मूविंग एवरेज 200 डेज मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर अगर प्राइस आता है तो बढ़ने का चांसेस ज्यादा हो जाता है। तो यहां पर भी आप देखोगे वही पैटर्न, प्राइस फॉलो करता है, ट्रेंड फॉलो करता है बेसिकली। तो प्रेजेंटली अगर आप देखेंगे तो प्राइस जो है वो 200 डेज मूविंग एवरेज लाइन के नीचे आ चुका है, यानी ऑफिशियली अभी यहां पर इस कंपनी के स्टॉक में डाउन ट्रेंड चल रहा है। और इससे पहले भी अगर आप देखेंगे तो डाउन ट्रेंड हुआ था, प्राइस 200 डेज मूविंग एवरेज लाइन के नीचे आया था, थोड़ा करेक्शन हुआ, उसके बाद कुछ बड़े जंप्स हुए 2 दिन में। आप देख सकते हो प्राइस यहां से यहां जंप हुआ, उसके बाद यहां से यहां जंप हुआ, और फिर से प्राइस अप ट्रेंड में आया था। और अभी फिलहाल के टाइम में स्टॉक का जो प्राइस है वो फिर से डाउन ट्रेंड में चल रहा है, बिकॉज स्टॉक प्राइस इज बिलो 200 डेज मूविंग एवरेज लाइन। और अभी इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट कंपनी के बारे में, और इस कंपनी का नाम है हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स लिमिटेड। और इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखेंगे तो लास्ट 4 क्वार्टर्स में यहां पर प्रमोटर्स का जो होल्डिंग है वो 51.61% से बढ़ के अभी 52.5% के आसपास हो गया है। और इसके अलावा यहां पर नोटिस करने वाली एक और भी बहुत बड़ी बात है, और वो बात यह है कि अगर आप लास्ट 12 क्वार्टर्स में अगर आप इसका प्रमोटर शेयर होल्डिंग देखेंगे, 12 क्वार्टर पहले अगर आप देखेंगे तो यहां पर प्रमोटर्स का जो होल्डिंग है इस कंपनी में अबाउट 45 to 44% के आसपास था, जो धीरे धीरे बढ़ के 50% हो गया, और अभी धीरे धीरे बढ़ के 51% हो गया, और अभी फिर से ये थोड़ा और बढ़ के अभी 52.5% के आसपास पहुंच गया है। यानी ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो लास्ट 12 क्वार्टर्स में प्रमोटर्स का जो होल्डिंग है वो 44-45% या 45% कंसिडर कर सकते हैं, 45% से बढ़ के 52.5% तक पहुंच गया है। और इसी टाइम पीरियड में अगर आप देखेंगे तो एफएस का होल्डिंग पहले 2.96% था, जो अभी बढ़ के 5.62% हो गया है। डीएस का होल्डिंग पहले मात्र 0.53% था, जो अभी बढ़ के अबाउट 3.18% के आसपास हो गया है। और वही पब्लिक का होल्डिंग पहले अबाउट 51.54% के आसपास था, जो अभी घट के 38.69% के आसपास पहुंच गया है। यानी यहाँ पर बेसिकली पब्लिक ने बेचा है, और यहाँ पर प्रमोटर्स ने सबसे ज्यादा खरीदा है, और उसके बाद एफएस ने खरीदा है, और उसके बाद डीएस ने खरीदा है। और उसके बाद अगर हम इस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे तो लास्ट 4 ईयर्स में आपको दिखेगा, लास्ट 4 ईयर्स यानी लास्ट 3 ईयर्स प्लस ट्रेलिंग 12 मंथ्स अगर आप देखेंगे तो सेल्स ऑलमोस्ट जहां था वहीं पर है। ऊपर नीचे यहां पर थोड़ा सा तो ग्रोथ हुआ है, लेकिन उतना सिग्निफिकेंट ग्रोथ नहीं हुआ है। और वही अगर आप थोड़ा और पीछे देखेंगे तो 2021-2022 में जहां पर इसके सेल्स थे, वहां पर सडनली कंपनी के सेल्स ने एक बहुत बड़ा जंप मारा, ऑलमोस्ट सेल्स काइंड ऑफ लाइक इस एवरेज से ऑलमोस्ट डबल हो गया। और डबल होने के बाद लास्ट 3 इयर्स में प्लस ट्रेलिंग 12 मंथ्स में कोई सिग्निफिकेंट ग्रोथ यहां पर नहीं दिख रहा है। बट ऑन द अदर हैंड अगर आप नेट प्रॉफिट्स देखेंगे तो 2022 में नेट प्रॉफिट्स मात्र 39 करोड़ थे, और उसके बाद ये जंप होके 216 करोड़ के आसपास पहुंच गया, और उसके बाद ये फिर से जंप होके 411 करोड़, और उसके बाद फिर से जंप होके 555 करोड़, और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में प्रॉफिट्स फिर से जंप होके 652 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। अब ये देखने के बाद ऑब्वियसली माइंड में एक सवाल जरूर आएगा कि अरे सेल्स तो कहीं पर भी नहीं जा रहा है, सेल्स में ग्रोथ ही नहीं है, लेकिन प्रॉफिट में इतना जबरदस्त ग्रोथ कैसे हो रहा है? तो उसका जवाब छुपा है कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में। तो यहां पर अगर आप कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो 2021-22 में कितना था? अराउंड
6 to 8% के आसपास था। उसके बाद 2023 में ग्रो होके 10% हो गया, 2024 में ग्रो होके 15% हो गया, 2025 में 19% और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ग्रो होके 21% हो गया है। एंड ऑब्वियसली यहां पर कुछ लोग ये भी जानने में इंटरेस्टेड होंगे कि अगर कंपनी का जो कॉस्ट है वो घट रहा है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है तो कंपनी का कौन सा कॉस्ट घट रहा है। तो उसको भी हम Screener.in के डेटा से ही समझ सकते हैं। तो यहां पर अगर हम एक्सपेंसेस को एक्सपैंड करेंगे तो यहां पर आपको दिखेगा 2021-22 में ये जो मटेरियल कॉस्ट था वो अबाउट 73% 80% के आसपास था और अभी 2023 में मटेरियल कॉस्ट कम होकर 78% हो गया, उसके बाद 72% हो गया, उसके बाद अभी 68% के आसपास ये मटेरियल कॉस्ट कम हो गया है। और उसके अलावा यहां पर भी आप देख सकते हैं पहले जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 2% के आसपास था वो लास्ट 2 ईयर्स में रिड्यूस होकर 1% हो गया है। और उसके बाद जो एम्प्लॉय कॉस्ट भी पहले आई थिंक 2020-2021 में आई थिंक 5% हो गया था और वो कोविड का टाइम था ऑफकोर्स। और उससे पहले अगर आप देखेंगे तो 2% 3% के आसपास एम्प्लॉय कॉस्ट था। अभी भी एम्प्लॉय कॉस्ट 2% 3% के आसपास ही है। और अदर कॉस्ट भी अगर हम देखेंगे तो पहले 12% 9% 7% 10% के आसपास था, अभी भी आई थिंक अराउंड अबाउट उसी के आसपास है। यानी मेनली यहां पर कंपनी के लिए कॉस्ट बच रहा है रॉ मटेरियल्स के कॉस्ट में और मैन्युफैक्चरिंग के कॉस्ट में, जहां पर रॉ मटेरियल का कॉस्ट 70-80% से अभी कम होकर अबाउट 68% के आसपास आ गया और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 2% से घट के अभी 1% के आसपास आ गया है। तो अभी माइंड में एक बहुत बड़ा सवाल यह आएगा कि अगर कंपनी अपना सेल्स नहीं ग्रो कर पा रहा है लेकिन कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है बिकॉज रॉ मटेरियल के कॉस्ट में कंपनी पैसा बचा पा रहा है, वो कितना लंबा चल सकता है। क्योंकि अगर एक लेवल के बाद अगर कंपनी अपने रॉ मटेरियल के कॉस्ट में अगर खर्चा नहीं बचा पाएगा तो उसके बाद प्रॉफिट्स भी स्टैग्नेंट हो सकते हैं क्या? और क्या ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले टाइम में अगर रॉ मटेरियल का प्राइस ज्यादा हो गया तो कंपनी के जो अभी ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहे हैं वो घट भी सकते हैं, जिसकी वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट अभी बढ़ रहा है क्या वो घट भी सकता है क्या? ये 2 बड़े क्वेश्चन है और इन दोनों क्वेश्चन का जवाब जानने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि कंपनी प्रोड्यूस क्या करता है और कंपनी जो प्रोडक्ट बनाता है उसके लिए रॉ मटेरियल क्या चाहिए होता है। तो बेसिकली अगर आप कंपनी के कोर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में टॉप 3 प्रोडक्ट्स देखेंगे तो पहला प्रोडक्ट है कोल टार पिच, दूसरा है कार्बन ब्लैक एंड स्पेशलिटी कार्बन ब्लैक और तीसरा है SNF। और मैंने कंपनी का एनुअल रिपोर्ट वगैरह देखे, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन वगैरह देखे, वहां पर कंपनी ने स्पेसिफिकली वो कौन सा रॉ मटेरियल कंज्यूम करता है उसके ऊपर उसका कॉस्ट एक्सपेंस कितना आता है वो उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया है। तो इसीलिए मैंने गूगल AI की मदद ली और यहां पर जब मैंने सवाल पूछा तो गूगल AI बोलता है कि कोल टार जो है वो मेन रॉ मटेरियल है जो कंपनी कंज्यूम करता है। उसके बाद ये कंपनी कार्बन ब्लैक का जो फीड स्टॉक होता है, स्पेशलिटी ऑयल्स होता है और लिथियम का जो कंपोनेंट्स होता है वो भी ये कंपनी कंज्यूम करता है। मेनली कोल टार ये कंपनी एज अ रॉ मटेरियल कंज्यूम करता है। और उसके बाद हमें ये भी समझना होगा कि कोल टार का जो प्राइस होता है वो कैसे इन्फ्लुएंस होता है। तो बेसिकली जो कोल टार है वो मेटलर्जिकल कोक प्रोडक्शन का बाय प्रोडक्ट होता है। जो स्टील प्रोडक्शन में जो कोकिंग प्रोसेस होता है उस टाइम एज अ बाय प्रोडक्ट कोल टार प्रोड्यूस होता है। तो इसीलिए अगर इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग कम होता है और कुछ और जियोपॉलिटिकल रीजंस की वजह से, कुछ डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स की वजह से अगर स्टील का जो प्रोडक्शन है अगर वो इंपैक्ट होता है तो वो इनडायरेक्टली कोल टार का जो प्रोडक्शन है उसको भी इंपैक्ट करता है। और भी कुछ रीजंस है लेकिन ये एक मोटा रीजन है जिसको आपको ट्रैक करना है। अगर आप इस रीजन को ट्रैक करोगे तो आने वाले टाइम में रॉ मटेरियल का कॉस्ट कब बढ़ सकता है कब गिर सकता है उसको आप एक मिनिमल वे में ट्रैक कर सकते हैं। तो अभी इसके बाद हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स का भी चार्ट देख लेते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स जो है वो अभी 200 डेज मूविंग एवरेज लाइन के नीचे काइंड ऑफ ट्रेड कर रहा है। तो यहां पर नीचे था, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर आया, फिर से नीचे ही ट्रेड कर रहा था, थोड़ा ऊपर आया, नीचे आया और अभी ये 200 डेज मूविंग एवरेज लाइन के एग्जैक्टली इसके ऊपर ही है। क्या आने वाले टाइम में भी डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होगा या डाउन ट्रेंड ब्रेक होके अप ट्रेंड आएगा वो इस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा कि अभी जिस तरीके से जो 200 डेज का मूविंग एवरेज लाइन है वो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। यहां से प्राइस को ऊपर जाने नहीं दे रहा है, यहां से ऊपर जाता है फिर से नीचे आता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं फिर से प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करता है, 200 डेज मूविंग एवरेज लाइन उसको क्रॉस करने नहीं देता है, फिर से यहां पर कोशिश करता है और अभी फिर से कोशिश कर रहा है। और अगर ऐसा ही चलता रहा 200 डेज मूविंग एवरेज लाइन एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एक्ट करना कंटिन्यू करता है तो हो सकता है यहां पर डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो। लेकिन वही अगर प्राइस 200 डेज मूविंग एवरेज लाइन को ब्रेक करके ऊपर जाता है और प्राइस फिर से जब नीचे गिरता है तो यही 200 डेज मूविंग एवरेज लाइन सपोर्ट का काम करता है, प्राइस को वो इससे नीचे नहीं जाने देता है। तब हो सकता है यहां पर डाउन ट्रेंड चेंज होकर अप ट्रेंड आ जाए। एंड ऑफ कोर्स आगे क्या होगा उसके लिए हमें वेट एंड वॉच करना होगा। एंड ऑफ कोर्स मैं ये बात आपको फिर से बता देना चाहता हूं कि हमारा जो चैनल है वो आपको एजुकेट करने के लिए बनाया गया है
और जो भी स्टॉक्स हम एज अ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, जो भी चार्ट्स हम एनालिसिस करते हैं, वो सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे होता है ताकि हम इसके जरिए आपको एजुकेशन और लर्निंग डिलीवर कर पाए, और ये किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन या इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, प्लीज नोट दिस। और इन तीनों कंपनीज के अलावा 4 और कंपनीज है जहां पर प्रोमोटर्स का स्टेक इंक्रीज हुआ है, लेकिन टाइम के शॉर्टेज की वजह से हम उन कंपनीज को यहां पर डिस्कस नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं काम करूंगा, मैं टेलीग्राम चैनल पे एक डिटेल पोस्ट बना के उन कंपनीज में कितना परसेंटेज शेयर होल्डिंग बढ़ा है प्रोमोटर्स का, वो डिटेल में वहां पर डिस्कस करके पोस्ट कर दूंगा। और टेलीग्राम चैनल का ज्वाइनिंग लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहे तो जाके चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा जो बूट कैंप होने वाला है उसका भी रजिस्ट्रेशन लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।